नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बिजली तारों पर हुक डालकर बिजली की चोरी करने, मीटर में छेड़छाड़ कर मीटर की गति कम करने के अलावा रिमोट कंट्रोल से बिजली की चोरी करने का नया फंडा अपनाने वाले बिजली चोरों पर महावितरण विभाग की ओर से कार्रवाई करनी शुरू की गई है। महावितरण के शहर विभाग की ओर से रिमोट कंट्रोल सेट कर बिजली चुराने वाले लोगों से 43 लाख रुपयों का जुर्माना वसूला गया है, जिसकी वजह से अब बिजली चोरी करने वाले लोगों में जबरदस्त सनसनी मची हुई है। शहर में मीटर की गति धीमी करने वालों के अलावा मीटर में रिमोट कंट्रोल किट बिठाने वाली टोली सक्रिय होने से शहर में बिजली चोरी का प्रमाण काफी बढ़ गया है। महावितरण की ओर से बिजली की चोरी पकड़ने के लिए मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर के मार्गदर्शन में और अधीक्षक अभियंता दिलीप खानंदे के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 93 बिजली चोरों द्वारा 2,32,500 यूनिट बिजली चोरी करने की बात सामने आई है, जिसके बाद इन बिजली चोरों पर 43 लाख रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की गई है और उनसे इस समय तक 39,89,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के अध्यक्ष व राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के आदेश पर युवा सेना के सभी संपर्क प्रमुख इन दिनों राज्यव्यापी दौरे कर रहे हैं, ताकि युवा सेना को संगठनात्मक रूप से मजबूत करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को संगठन के साथ जोड़ा जा सके। इसके तहत युवा सेना के अमरावती व वर्धा जिला संपर्क प्रमुख राज दीक्षित का शनिवार को मुंबई से अमरावती आगमन हुआ, जिन्होंने यहां पहुंचने के बाद स्थानीय कैंप परिसर स्थित सर्किट हाउस में युवा सेना के अमरावती महानगर सहित सभी 14 तहसीलों के कार्यकर्ताओं के साथ सिलसिलेवार ढंग से मुलाकात करनी शुरू की। इन क्षेत्र निहाय बैठकों में विगत 2 साल में संगठन द्वारा किए गए कामों की समीक्षा करने के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं से संगठन पदाधिकारियों के कामकाज को लेकर जानकारी प्राप्त की गई और उनकी राजी नाराजी को भी सुना गया। संपर्क प्रमुख राज दीक्षित का दौरा निपट जाने के बाद आगामी 23 जुलाई को युवा सेना प्रमुख व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले युवा सेना के प्रदेश सचिव वरुण सरदेसाई अमरावती जिले के दौरे पर आएंगे और संगठन में बतौर पदाधिकारी काम करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार लेंगे। पश्चात वे मुंबई वापस लौटकर इस बारे में संगठन प्रमुख आदित्य ठाकरे से चर्चा करेंगे और युवा सेना के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, तहसील प्रमुख व तहसील उप प्रमुख जैसे पदाधिकारियों की नामों की घोषणा करते हुए संगठन को पूरी तरह से रीशफल किया जाएगा। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के गुगामल वन्य जीव विभाग अंतर्गत पस्तलई से वैराट की ओर जाने वाले मार्ग पर शनिवार की सुबह 8 बजे के दौरान शालेय शिक्षिका संगीता सोलंकी को एक हृष्ट-पुष्ट बाघ दिखाई दिया। यह वयस्क बाघ शिक्षिका संगीता की कार के सामने से कच्चे रास्ते से होकर पस्तलई की दिशा में बड़े आराम से गुजरा। अपने ठीक सामने जंगल के राजा को घूमता देखकर संगीता सोलंकी ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाकर इस बाघ के फोटो और वीडियो बनाए और यह बाघ करीब 20 मिनट से अधिक समय तक उनके आमने सामने मौजूद रहा। पश्चात यह बाघ घने जंगलों की ओर रवाना हो गया। मूलतः अमरावती के शेगांव परिसर में रहने वाली संगीता सोलंकी विगत 3 वर्षों से जिला परिषद के स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रही हैं और इस अरसे के दौरान वे कई बार वन क्षेत्र से होकर गुजरी हैं, लेकिन उन्हें इन 3 वर्षों के दौरान पहली बार शनिवार की सुबह 8 बजे जंगल के राजा बाघ के दर्शन हुए हैं। पश्चात पता चला कि यह एक मादा बाघ है, जिसका नामकरण शिक्षिका संगीता सोलंकी द्वारा शालिनी किया गया है। पंढरपुर वारी की अनुमति को लेकर आवाज उठाने वाले राज्य के वरिष्ठ कीर्तनकार बंड्या ताता कराडकर को गिरफ्तार किए जाने और सभी नियमों का पालन करते हुए पंढरपुर की पैदल यात्रा पर निकले वारकरियों की पुलिस द्वारा पारंपरिक पोशाक उतरवाने को सनातन एवं वारकरी परंपरा का अपमान निरूपित करते हुए विश्व हिंदू परिषद प्रणीत बजरंग दल की अगुवाई में वारकरी संप्रदाय व संत समाज द्वारा राज्य सरकार का निषेध किया गया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके अलावा हिरासत में लिए गए सभी संतों व वारकरियों को तुरंत रिहा किए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वारकरी समाज की माफी मांगने और इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए पंढरपुर में शासकीय पूजा हेतु नहीं आने की भी मांग की गई। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए चिल्ड्रन वार्ड का पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शनिवार 17 जुलाई को दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने हेतु तमाम व्यवस्थाओं को तैयार किया गया है। इसके तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज हेतु 80 बेड का स्वतंत्र वार्ड बनाया गया है, जिसमें 51 ऑक्सीजन बेड व 20 ICU बेड का समावेश है। साथ ही जिले के सभी उपजिला व ग्रामीण अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में भी बच्चों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। इन तमाम तैयारियों के साथ यह बेहद जरूरी है कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को टालने हेतु प्रतिबंधात्मक नियमों के पालन के लिए लगातार जनजागृती की जाए। थर्ड वेव मध्ये लेकरांना इफेक्ट होऊ शकतो, कारण त्यांचं वॅक्सिनेशन झालेलं नाही। तर कॅटेगरी वाईज जी लहान मुलं आहेत त्यांना
फ्रेंडली हॉस्पिटल्स मिळावं त्या अनुषंगानं या ठिकाणी व्यवस्था केलेली आहे आणि बोलत्या भिंती जे आपण म्हणतो त्यांचा कम्फर्ट झोन राहायला पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टीची काळजी या ठिकाणी घेतलेली आहे की हिरवा पडदा नको, गुलाबी पडदा त्या ठिकाणी टाकलेला आहे. काही कार्टून्स आणि काही वेगळी व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली आहे. लहान लेकरांना लागणारे ICUs देखील त्याची देखील व्यवस्था या ठिकाणी आपण केलेली आहे. त्यांना व्हेंटिलेटर्स, त्यांचे बायपॅप्स सगळे वेगळे नॉर्म्स असतात. तर ह्याची तयारी ही महत्त्वाची आहे आणि त्या हिशोबानं आज या ठिकाणी आम्ही आहोत. राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर शनिवार को स्थानीय गौरक्षण संस्था में सदिच्छा भेंट देने हेतु पहुंची और उन्होंने यहां पर सप्त गौ माता मंदिर की परिक्रमा करते हुए गौ दर्शन करने के साथ ही सभी गायों को अपने हाथों से लापसी के लड्डू का सेवन कराया. इस समय संस्था द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने पिता व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय भैया साहब ठाकुर की स्मृति में गौरक्षण संस्था में रहने वाले गौवंश के लिए गुड़ की नियमित सेवा उपलब्ध कराने हेतु आजीवन सहयोग उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया. इस समय संस्था के सचिव दीपक मंत्री द्वारा संस्था की दस्तूरनगर स्थित गौशाला में पानी की टंकी, चारा गोदाम व गौ आश्रम हेतु शेड का निर्माण कराए जाने की ओर ध्यान दिलाए जाने पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तुरंत ही मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से संपर्क कर उन्हें गौरक्षण संस्था को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया. एक मुकदमे की पेशी के संदर्भ में राज्य मंत्री बच्चू कडू गत रोज नासिक की जिला अदालत में उपस्थित होने हेतु नासिक पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से संवाद साधते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद रहने व आघाड़ी में शामिल घटक दलों में नाराजगी रहने की चर्चाओं का राज्य की सत्ता में कोई परिणाम नहीं पड़ने वाला. राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक राज्य के सत्ताधारी दल में होने वाला वाद विवाद एक तरह से ऊपरी है, जबकि हकीकत यह है कि भीतर से महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से मजबूत है और सभी दल एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहमत हैं. राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के साथ की गई मुलाकात में कहा गया कि अमरावती जिले के चांदूर बाजार में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना आवश्यक है. यहां पर तोंडगांव स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहने के चलते क्षेत्र का विकास प्रलंबित है. ऐसे में इसे गति देने हेतु दोनों स्थानों पर MIDC के जरिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए औद्योगिक विकास किया जाए. विगत 13 जुलाई को साईनगर परिसर के वृंदावन वसाहत परिसर में रहने वाले श्रीनिधि प्रवीण सकलकले नामक 16 वर्षीय विद्यार्थी की चिखलदरा परिसर में स्थित चिचाटी झरने में डूब जाने की वजह से मौत हो गई. ऐसे में चिचाटी झरना एक बार फिर चर्चा में है और जारी चर्चाओं के मुताबिक बेहद ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरने वाले चिचाटी झरने का प्राकृतिक सौंदर्य देखने की बजाय कई पर्यटक यहाँ बैठकर शराब पीते हैं और हुल्लड़बाजी भी की जाती है. साथ ही युवाओं द्वारा यहाँ पहुँचने के बाद जानलेवा स्टंटबाजी की जाती है. इससे पहले भी यहाँ पर कई जानलेवा हादसे घटित हो चुके हैं. ऐसे में वन विभाग द्वारा इस परिसर में आने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों द्वारा चोर रास्ते का प्रयोग करते हुए यहां तक पहुंचा जाता है. अतः यह बेहद जरूरी हो चला है कि वन विभाग द्वारा इसे लेकर कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएं. विगत एक वर्ष के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 250 रुपए की दर वृद्धि हो चुकी है. साथ ही इससे पहले गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी घट गई है. ऐसे में अब गैस सिगड़ी पर खाना बनाना काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से महिलाओं का घरेलू बजट पूरी तरह गड़बड़ा चुका है. और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अब एक बार फिर लकड़ी व गोबरी के चूल्हे जलाने शुरू कर दिए गए हैं. वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी केवल खाना पकाने और चाय बनाने जैसे कामों के लिए ही गैस सिगड़ी का प्रयोग कर रही है और नहाने के लिए पानी गर्म करने जैसे अन्य कामों के लिए दूसरे पर्यायों का प्रयोग किया जा रहा है. जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश नवाल द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन PR कार्ड उपलब्ध करवाने के आदेश भूमि अभिलेख उपाधीक्षक को दिए गए थे, लेकिन अब भी 30% नागरिकों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें ऑनलाइन PR कार्ड नहीं मिल पाया है और वे PR कार्ड मिलने हेतु सेतु केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें निराशा का ही सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को अमरावती जिले में 21 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए. साथ ही एक संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था. इसके अलावा 19 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया. साथ ही अमरावती जिले में अब कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,393 पर जा पहुंची है, जिसमें से 94,654 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और विगत सवा वर्ष के दौरान 1,560 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. इसके अलावा संभाग में शनिवार को कुल 44 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए और 3 संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 2 संक्रमित मरीज अकोला जिले से वास्ता रखते थे. शनिवार को अकोला में 2, यवतमाल में 3, बुल्ढाना में 10, वाशिम में 8 संक्रमित मरीज पाए गए हैं. वहीं कुल 52 संक्रमित मरीज इलाज के बाद कोविड मुक्त हो गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 28 तथा वाशिम के 2 लोगों का समावेश रहा. संभाग में अब तक 3,56,376 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,50,190 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. वहीं संभाग में अब तक 5,565 मरीजों की इस संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है, जिनमें अकोला के 1,152, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 666 तथा वाशिम के 401 मरीजों का समावेश है.
विगत एक सप्ताह के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी कोविड प्रतिबंधात्मक दवाइयों की आपूर्ति में अच्छा खासा इजाफा किया गया है। ऐसे में अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा अमरावती जिले को पर्याप्त संख्या में प्रतिबंधात्मक दवाइयों की डोज की आपूर्ति की जा रही है, जिससे कोविड टीकाकरण अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही चूंकि अब 18 से 44 वर्ष आयु गुट के लोगों हेतु भी प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के टीके उपलब्ध करा दिए गए हैं। ऐसे में इस आयु गुट के लिए किए जाने वाले टीकाकरण का काम गतिमान हो गया है। विगत एक सप्ताह के दौरान सभी आयु गुट के लाभार्थियों को 50,000 से अधिक टीके लगाए गए और अब तक कुल 7,51,716 प्रतिबंधात्मक टीके प्रयुक्त हो चुके हैं। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 89 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 17,098 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई, जिनमें से 12,140 ने पहला व 4,958 ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। अमरावती जिले में अब तक कुल 5,61,112 नागरिक पहला व 1,90,604 नागरिक दूसरा डोज लगवा चुके हैं। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 405 टीकाकरण केंद्रों पर 52,658 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें से 34,455 ने पहला व 18,203 ने दूसरा डोज प्राप्त किया है। संभाग के 5 जिलों में अब तक 29,66,300 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 22,59,114 लोगों ने पहला व 7,07,186 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। गत रोज अंतर्गत मूल्यमापन पद्धति के जरिए राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया गया है और इस बार राज्य का औसत परीक्षा परिणाम 95.95% रहा। ऐसे में अब कक्षा 11वीं में प्रवेश करने हेतु अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। इसमें किसी भी विद्यार्थी का नुकसान न हो और उन्हें उनके वांछित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश मिले, इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा राज्य सामयिक परीक्षा सेल के जरिए कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर CET की परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है और यह परीक्षा आगामी अगस्त माह में ली जा सकती है। हालांकि सरकार द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह परीक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं रहेगी, बल्कि इसका स्वरूप ऐच्छिक रहेगा। लेकिन यह परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए सरकार द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए अपने पसंदीदा नामांकित महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकें। वहीं इन विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया निपटने के बाद शेष बची सीटों पर अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में अब राज्य CET सेल द्वारा कक्षा 11वीं की प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी ओर से तैयारियां शुरू की गई हैं। एशिया के तीसरे और देश के पहले स्काई वॉक का काम विदर्भ के नंदनवन कहे जाते चिखलदरा शहर में किया जा रहा है। इस स्काई वॉक का काम 70% पूर्ण हो चुका है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा स्काई वॉक की राह में काफी रोड़े अटकाए गए हैं। ऐसे में मेलघाट युवक कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित स्काई वॉक के निर्माण स्थल पर शनिवार को सद्बुद्धि महायज्ञ किया गया और पर्यावरण विभाग को सद्बुद्धि मिलने की कामना की गई। पेड़ी प्रकल्प की वजह से प्रभावित हुए 7 गांवों के पुनर्वास के साथ ही मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश विधायक रवि राणा ने संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस विषय को लेकर विधायक रवि राणा द्वारा अपर जिलाधीश रामदास सिद्धभट्टी के कक्ष में एक बैठक बुलाई गई थी। राज्य में मुस्लिम समाज को विगत भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी। साथ ही महाविकास आघाड़ी की सरकार सत्ता में आने से पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी वादा किया था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी घोषणा चुनावी घोषणा पत्र में भी की गई थी। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में अब मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर एक संघर्ष समिति का गठन किया जा रहा है और इस समिति के माध्यम से मुस्लिम आरक्षण को लेकर मांग उठाई जाएगी। विगत शनिवार व रविवार को शहर में हुई पहली दमदार बारिश ने मोची गली परिसर की नालियां लबालब भरने के साथ ही नाली का पानी व्यापारियों की दुकान में घुसने से भारी नुकसान हुआ। इस बारे में मंडल न्यूज द्वारा पूरी प्रखरता के साथ खबर प्रसारित की गई थी और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। इस खबर को बेहद गंभीरता से लेते हुए शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने दूसरे ही दिन मोची गली परिसर के व्यापारियों से भेंट की और मनपा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके पश्चात आज सुबह से मोची गली परिसर की पुरानी नालियों को JCB के माध्यम से तोड़कर वहां पर नई नाली का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। शहर के मसानगंज परिसर में रहने वाले बुंदेलखंडी समाज द्वारा मंगलवार से 5 दिवसीय उपासना का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज की सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर देवी मंदिरों में जलाभिषेक किया और उपासना के आखिरी व 5वें दिन शनिवार को पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ इस उपासना आयोजन का समापन किया गया। अमरावती महानगर पालिका के अग्निशमन व कार्यशाला विभाग में ठेका पद्धति से वाहन चालक मुहैया कराने के ठेके की अवधि 31 मई 2020 को खत्म हुई थी, जिसके बाद नई निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान ठेकेदार को ही आगे काम करने की मंजूरी स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई थी। किंतु इस कंपनी ने विगत 4-5 माह से वाहन चालकों का वेतन अदा नहीं किया है। साथ ही इस कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे में इस ठेकेदार कंपनी को समयावधि देने की बजाय अग्निशमन दल के चालक पद हेतु नए सिरे से टेंडर बुलाए जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया है।
मध्यवर्गीय क्षेत्र के विकास कामों के लिए सरकार की ओर से जिला परिषद समाज कल्याण विभाग को 2 करोड़ 12 लाख रुपए का निधि प्राप्त हुआ है। यह निधि आगामी 2 वर्ष में खर्च करना है, किंतु स्वतंत्र विस्तार अधिकारी नहीं रहने की वजह से यह निधि अखर्चित रहने की संभावना जिला परिषद के पदाधिकारियों द्वारा व्यक्त की जा रही है। शहर के फर्जी स्टॉप परिसर में स्थित गजल बार अपराह्न 4 बजे के बाद भी शुरू रहने की बात ध्यान में आते ही मनपा के दल व पुलिस महकमे ने तुरंत इस बियर बार में छापा मारते हुए इस बार मालिक को 35,000 रुपए का जुर्माना ठोका। यह कार्रवाई गुरुवार की रात 9:30 बजे के दौरान की गई थी। गैरेज पर सुधारी गई गाड़ी का ट्रायल लेते समय परदौड़ा से बैतूल रोड पर खरपी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिया से नीचे वाहन गिर जाने के चलते वाहन में सवार अचलपुर के कासदापुर निवासी 17 वर्षीय फैजान खान की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि मोटर मैकेनिक जुनैद खान सईद खान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अमरावती रेफर किया गया है। धारनी तहसील के उतावली गांव में रहने वाले बाबूलाल मावस्कर की 21 माह आयु वाली मासूम बच्ची सुष्मिता मावस्कर गुरुवार की शाम सिपना नदी में बह गई थी और शुक्रवार को गांव के बकरी चराने वाले युवक को उसकी लाश नदी पात्र के झरने में दिखाई दी, जिसकी जानकारी तुरंत ही सुष्मिता के माता पिता को दी गई और गाँव के लोगों ने यह लाश निकालकर उसके माता पिता के हवाले की। इरविन अस्पताल में बीती रात चांदुरेलवे तहसील के कलंजापुर निवासी प्रवीण बाबाराव दवंडे नामक व्यक्ति मुंह पर रुमाल बांधे हुए संदेहास्पद स्थिति में घूमता दिखाई दिया। इस समय पेट्रोलिंग व कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे कोतवाली पुलिस के दल ने उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। अकोला के बोरगांव मंजू में खदान मालिक रहने वाले व्यवसायी गोपाल हनुमंत प्रसाद अग्रवाल की गोलियां दागकर हत्या करने के मामले में गणेश हरिश्चंद्र कराले नामक आरोपी की जमानत अर्जी जिला व सत्र न्यायाधीश भालेराव की अदालत द्वारा शुक्रवार को खारिज कर दी गई। इस मामले में पकड़े गए अन्य आरोपियों ने अपने बयान में कहा था गणेश कराले का इस मामले में कोई हाथ नहीं था, लेकिन आरोपी का इस हत्याकांड में सहभाग रहने के कारण उसकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका न्यायालय द्वारा खारिज की गई है। अकोला जिला अंतर्गत मूर्तिजापुर नगर परिषद के टीकाकरण केंद्र पर कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण जारी रहते समय दिनेश दुबे व उसके 2 साथियों ने कर्तव्य पर उपस्थित डॉक्टरों व कर्मचारियों को धमकाकर उनके साथ मारपीट की। यह घटना 31 मई को सुबह 11 बजे के दौरान घटित हुई थी, जिसे लेकर मूर्तिजापुर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था, लेकिन घटना के बाद से दिनेश दुबे फरार था और उसने न्यायालय से अस्थायी जमानत हासिल की थी। पश्चात पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कल 16 जुलाई को उसकी जमानत खारिज की, जिसके बाद दिनेश दुबे दोबारा फरार होने की तैयारी में था, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।